आप बीएसएनएल में कार्यरत हैं? यस सर। किस पद पर हैं? सर एज ए सब डिविजनल इंजीनियर। आप एसडीओ हैं? यस। ये आशंका पूरे देश में है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल जो है वो संभवतः बहुत दिनों तक चल नहीं पाएंगे। ये आशंका बड़े पैमाने पे दिखाई देती है। मुझे नहीं पता कितनी सच है, आप एक अंदरूनी आपके पास जानकारी होगी। मुझे बताइए कि मान लीजिए कि 2 साल में, साल भर में बीएसएनएल बंद हो जाता है, तो बीएसएनएल की जो मृत्यु होगी आपकी नजर में यह हत्या होगी, आत्महत्या होगी या एक सहज मृत्यु होगी? प्रश्न पहला कि जैसे बंद होने की आशंका है, तो सर हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सर आशंका है। बीएसएनएल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक प्राइवेसी और वेरियस नेशनल डेवलपमेंट के लिए बीएसएनएल सर एक कोई कंपनी नहीं है। बीएसएनएल एट अ टाइम, एक समय में बीएसएनएल ऐसी स्थिति में था। दिल्ली में एमटीएनएल हम देख ही रहे हैं, दिल्ली मुंबई में उसे तो मान ही लिया गया है कि समाप्त हो गया है। सर अब बीएसएनएल एमटीएनएल मर्ज हो रहा है और 1 मार्च से बीएसएनएल इज गोइंग टू टेक ओवर द सर्विसेज ऑफ। ये एक और दिशा है बताने के लिए कि भैया ठीक नहीं है सब। सर एमटीएनएल का स्थिति जो ठीक नहीं था, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी, पर बीएसएनएल राइट नाउ वर्किंग ऑन द ऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बट स्टिल यू आर नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन। इफ दैट हैपेंस, सर ये सुसाइडल नहीं होगा, ये एक तरह से किलिंग होगी, क्योंकि बीएसएनएल जो इस समय सफर कर रहा है। दिस इज ट्रू। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर ऐसा होता है तो ये हत्या जैसा हो। आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि आप अनयूजुअल कैंडिडेट हैं। आप मास्टर्स किए हुए हैं आईआईटी बीएचयू से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। यस सर। और आप यहाँ हैं, क्यों? यू शुड बी समवेयर एल्स। यस सर। जादवपुर यूनिवर्सिटी इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी। वहां से आपका ग्रेजुएशन है स्पेशलाइज्ड एरिया में और इंजीनियरिंग। यू शुड नॉट एट ऑल बी हियर। आई कैन अंडरस्टैंड प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से करे हुए बीटेक किए हुए, उनका बीटेक बीए बराबर होता है, वहां आके बैठते हैं, समझ में आता है। आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़े हुए नहीं, आप आईआईटी बीएचयू और जादवपुर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। आपका मास्टर्स है, आपको यहाँ बिल्कुल आपके आसपास भी नहीं फटकना चाहिए। व्हाई आर यू हियर? एक्चुअली सर बीटेक के दौरान तो मेरा एम्बिशन था कि मैं पीएचडी करूं और प्रोफेसर की जो जॉब है उसको करूं, पर ड्यूरिंग एमटेक सर मेरा रूममेट भी प्रिपरेशन कर रहा था सिविल सर्विसेज का। बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। वो बेचारा किसी फ्यूडल कुंठा से मारा हुआ होगा, आपको क्यों इस सामंती ग्रंथि का शिकार होना था? नहीं सर, ये बीए के लोगों की मतलब की चीज। बीटेक मैंने कहा कि प्राइवेट इंजीनियरिंग वाले बीटेक वाले भी कर सकते हैं, लेकिन एमटेक, मैकेनिकल, आईआईटी बीएचयू, यू शुड बी हियर। आपका डेफ देखता हूँ तो मुझे आपके डेफ में ईमानदारी की कमी दिखाई देती है। आपका डेफ ये समझाता है कि आप 13 साल की उम्र में आपका स्कूलिंग हो जाता है, मतलब आपकी हाई स्कूल हो जाता है। 15 साल में आप 12th कर लेते हैं। 18-19 साल होते होते आप नौकरी में पहुंच जाते हैं। आप बिल्कुल जीनियस लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः जब ऐसी अंक दिखाई देते हैं तो लगता है कि आप ईमानदार सूचनाएं नहीं दे रहे हैं। आपकी वास्तविक जन्मतिथि क्या है? सर मेरी वास्तविक जन्मतिथि 20 फरवरी 1995 ही है। मैंने प्राथमिक जो शुरुआती जो मेरी शिक्षा थी वो जो प्रथम और द्वितीय कक्षाएं होती थी वो गांव में हो गई थी। तो उसके बाद में जब मेरे पिताजी सरकारी शिक्षक थे, उनके साथ जब उनकी पोस्टिंग हुई तो उनके साथ में ही मेरे को जो प्राइवेट स्कूल से उनमें एडमिशन मिल गया था। क्योंकि परिवार में शिक्षा का एक अच्छा माहौल था, तो जो काफ़ी चीज़ें थी उस समय जो मैं घर पे ही सीख लेता था। पापा जी जो पिताजी हैं वो घर पे पढ़ाया भी करते थे, उनके साथ बैठ के पढ़ लेता था। तो जो उस समय जो मेरे 3rd और 4th क्लास के जो नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग मैं सीधा जो 1st और 2nd क्लास स्कूल में करने के बाद गवर्नमेंट स्कूल में सीधा 3rd और 4th क्लास में मैं प्राइवेट में एडमिशन ले लिया। उससे क्या फर्क पड़ा? 1st और 2nd आपने गवर्नमेंट में किया, 3rd आपने पब्लिक में किया, इससे तो समय नहीं बचा। सर फिर आप ये 2 साल कहाँ से लाए थे? सर ऐसा नहीं है, जो जैसे अभी वर्तमान में जो उस समय जो प्राइवेट स्कूल्स का जो था कि पहले एलकेजी पढ़ना था फिर यूकेजी पढ़ना, तो उसमें करीब 2 या 3 वर्ष जो है वो आपने 10 साल की शिक्षा 8 साल में कैसे पूरी की? मेरा सीधा सवाल है, और आप उसे बिना मतलब घुमा रहे हैं। जो 4th क्लास वो मैंने नहीं पढ़ी। 4th क्लास में सीधे 5th क्लास में जंप किया है, 3rd क्लास से सीधे। जो मेरे इसी बेईमानी की बात मैं कर रहा हूँ। आपके पिता शिक्षक हैं, इसलिए वो प्रभाव डालकर आपको आगे क्लासों में ले गए। जाते जाते मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इतने शताब्दियों से जो आसमान है उसका रंग नीला है। आपको ये अवसर दिया गया है कि आप इस आसमान का रंग बदल सकें। कौन सा रंग रखेंगे? सर मेरा मानना है प्रकृति में कोई भी चेंज एक मनुष्य को नहीं करना चाहिए, तो अगर नीला रंग है तो मैं नीला ही रखना चाहूँगा आसमान का रंग। फिर भी आपके पास आपको बदलना ही है,
ये आपको दी गई स्थिति है कि बहुत दिन हो गए, अब इसको बदलिए और आपको नीले के अलावा कोई चुनना है। भाई घर का पेंट तो बदलते हैं ना, तो क्या रखेंगे? सर अगर मुझे ऐसी कोई पावर दी जाए तो मैं सफ़ेद रंग रखना पसंद करूँगा। सफ़ेद रंग तो रंग का ना होना है, क्यों सफ़ेद करना चाहते हैं? सर मुझे लगता है जो सफ़ेद रंग अमन शांति का प्रतीक है, तो आसमान में मैं अमन शांति का ही। ठीक है फरमान, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। क्या हम इस बात को थोड़ा और गंभीरता से समझें कि क्या जस्टिस गवई को भी यह अधिकार है कि वे ये कहें कि यह हम जो जूता उनकी तरफ फेंका गया यह व्यक्ति के तौर पर जस्टिस गवई पर हमला था? क्योंकि यदि यह हमला जुडिशरी पर था, जो हम सब लोगों को लगता है, प्रधानमंत्री को लगता है, बार काउंसिल को लगता है, अधिकांश सोचने समझने वाले लोगों को लगता है, तो मुझे लगता है कि शायद जस्टिस गवई के पास भी यह हक नहीं है कि वे कहें कि यह व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए मुझ पर हमला था, इसलिए मैं इसकी शिकायत नहीं कर रहा, मामले को जाने दीजिए। क्योंकि यदि जुडिशरी पर हमला होता है तो वह किसी भी जज से, यहां तक कि मुख्य न्यायाधीश से बड़ी बात है। इसलिए सीजीआई की क्लैरिफिकेशन और भी ज्यादा मुझे तो चिंताजनक लगती है, जिसमें वे सफाई देते प्रतीत होते हैं इन रिलीजियस सेंटिमेंट्स के लिए और कहते हैं कि नहीं, मैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जुरिस्डिक्शन के मामले में टिप्पणी कर रहा था, उससे यह ना माना जाए कि मैं रिलीजन्स को लेकर डिसरिस्पेक्टफुल हूं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें इस मामले को कुछ बड़ी चिंताजनक चीजों के संकेत के तौर पर लेना चाहिए। इंटरव्यू का मौसम चल रहा है, आपने मेंस परीक्षा पास की है, किसी अन्य वजह से कोई और इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो एक सवाल बार बार जो मुझसे पूछा जाता है कि सर जिस समय मैं इंटरव्यू के रूम में घुसने वाला हूं या वाली हूं, तब मेरे कपड़े, मैंने क्या पहना हुआ है, मेरी कौन सी ज्वेलरी या टाई या मेकअप, इन सब की क्या भूमिका है और कैसे पता लगता है कि हम पर अलग से ध्यान जाएगा? तो चलिए इसको पूरा डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए कि मनुष्य का जो पहला इंप्रेशन होता है वह आप चाहें या ना चाहें, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आप कैसे दिख रहे हैं उससे बनता है। दिखने में आपका शरीर और जो कपड़े आपने पहने हुए हैं और जो आपने कुछ एसेसरीज अगर पहनी हुई है वे सब भूमिकाएं अदा करती है। क्या सिद्धांत है? एक साधारण सा सिद्धांत है, मनुष्य की बॉडी सिमेट्रिकल होती है, इसलिए हमारा दिमाग हर असिमेट्रिकल चीज पर ज्यादा जाता है। क्योंकि हम सिमेट्री देखने के आदी हैं, जैसे ही कुछ हमें असिमेट्रिकल दिखाई देता है हमारी नजर उस पर जाती है। इसीलिए आप पाएंगे कि हमारे कपड़े भी आमतौर पर सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई असिमेट्रिकल फैक्टर उसके अंदर आता है, अगर आपने कोई ज्वेलरी ऐसी पहनी हुई है जो असिमेट्रिकल है या फिर आपके कपड़े ऐसे हैं जो असिमेट्रिकल हैं, तो उस पर अलग से नजर जाएगी। सामान्य समझ ये कहती है कि किसी भी औपचारिक सेटिंग में आपको सोबर ड्रेसेस पहननी चाहिए, सोबर तरीके से आपको अपनी एसेसरीज रखनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अलग से किसी बिंदु पर इंटरव्यू बोर्ड की नजर चाहते हैं, और इस सिद्धांत को आप भी इसका पालन कर सकते हैं। मैं लगातार कैंडिडेट से कहता रहा हूं, बहुत अच्छा दिखने की कोशिश मत कीजिए, हालांकि सुनिश्चित कीजिए कि आप फॉर्मल दिखाई दे रहे हैं। ये सिमेट्री और असिमेट्री का मामला जेंडर से भी जुड़ा हुआ है। आप पाएंगे कि जो महिलाओं की ड्रेसेस हैं उसमें असिमेट्रिकल होने की संभावना ज्यादा होती है। साड़ी एक सिमेट्रिकल ड्रेस नहीं है, उसमें पल्ला एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है। या फिर सूट पहनने में भी आप पाएंगे कि अगर आप दुपट्टा पहन रहे हैं और वो उसे एक तरफ से पहन रहे हैं तो असिमेट्रिकल है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा मत कीजिए, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी आपके परिधान का असिमेट्रिकल पक्ष है उस पर ज्यादा नजर जा रही होगी। उसी हिसाब से आपको बैठते समय सोबर, एक सहज अपना व्यक्तित्व जो है वो सामने रखना है। आमतौर पर इन चीजों से काम चलता है, ध्यान रखिएगा यही कलर्स पर भी लागू होता है। ऐसे कलर्स न हो जो कि आसपास की सेटिंग से बहुत ज्यादा कंट्रास्ट में हो। आप बहुत भड़कीले रंग नहीं पहन सकते। कुल मिलाकर आपको सहज, शांत, सोबर, सुदर्शन बने रहना।